हाँ, तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता को समझना है। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके टॉपिक्स हैं। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक का मीन क्या होता है, ठीक है, और इस आनुवांशिकता का जनक कौन है, उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, कौन कौन से नियम दिए, उन नियमों के बारे में पढ़ना है और आनुवांशिकता का महत्व समझना है। ठीक है, तो एक क्लास में पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, तो कुछ टॉपिक्स हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम आनुवांशिकी के बारे में। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। इसके बारे में समझते हैं हम। ठीक है, तो इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले ही बात करते हैं परिभाषा की। आनुवांशिकता की परिभाषा क्या होती है, आनुवांशिकी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जितने भी संसार में जीव जंतु होते हैं, ठीक है, हम भी जीव जंतुओं में ही आते हैं, जीवों में आते हैं, तो हमारे सभी के लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मेरे लक्षण अलग अलग हैं, किसी दूसरे इंसान के लक्षण अलग अलग हैं, किसी तीसरे इंसान के लक्षण अलग अलग हैं। वैसे ही जंतु हुए, गाय के लक्षण अलग होंगे, भैंस के लक्षण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सभी के लक्षण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इन लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को आनुवांशिकी कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। इसे आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, आनुवांशिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, आनुवांशिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बैटसन ने किया। किसने किया था, बैटसन ने आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1905 में किया था। कब किया था, 1905 में बैटसन ने किया था। समझ में आ गई बात इसकी परिभाषा की। ठीक है, और जो इस आनुवांशिकी शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। जीन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये आनुवांशिकी परिभाषा की बात हुई और इसका प्रतिपादन किसने किया, बैटसन ने किया। उसके बाद में बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। कौन से लक्षण, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, वो आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये आनुवांशिक लक्षण की बात हो गई। तीसरी बात आती है वंशागति की। वंशागति, वंश, एक वंश से दूसरे वंश में गति होती है, यानी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में। तो वही लगभग एक जैसी परिभाषा है। वंश, वंश का मतलब माता पिता से संतान में। ठीक है, इन आनुवांशिक, इसकी परिभाषा होगी, इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाती है। यानी उसकी जैसी परिभाषा है, उस परिभाषा में इस परिभाषा में क्या अंतर रखोगे आप, ये अंतर रखना है। आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा क्या बोलोगे आप, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और वंशागति में क्या कर दोगे, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण को वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब वंशागति शब्द इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया,
स्पेंसर ने। ठीक है, वंशागति शब्द का या हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने किया था। स्पेंसर, इसका हेरिडिटी शब्द का 1863 में हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। तो ये इसकी प्रस्तावना थी। अब बात करते हैं मेंडल की, मेंडलवाद की। ठीक है, मेंडल कौन था, उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म कब हुआ था? मेंडलवाद इसी को कहते हैं, मेंडल के बारे में जो बताया जाता है उसी को मेंडलवाद कहते हैं। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन नामक गांव में हुआ था। सिलीसियन नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम ग्रिगोर जॉन मेंडल है। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र की अध्ययन किया, उपाधि प्राप्त की, डिग्री प्राप्त की। 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी बन गए। चर्च में क्या बन गए? पादरी बन गए। उस चर्च में पीछे एक उद्यान था, बगीचा था। उस बगीचे में ही इन्होंने मटर के पादप पर 7 संकरण प्रयोग किए। कितने? 7 संकरण प्रयोग किए इन्होंने। ठीक है, उस उद्यान मटर पर क्या किए? 7 संकरण, 7 वर्ष तक 7 संकरण प्रयोग किए। ठीक है, जब उन्होंने 7 संकरण प्रयोग किए, उन 7 संकरण प्रयोगों के जो निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों को उन्होंने 1865 में, ठीक है, इन्होंने 7 संकरण प्रयोग किए। उन 7 संकरण प्रयोगों के जो निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने 7 संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया? तो उसका आंसर होगा ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कब किया था? 1865 में 1865 में अपने 7 संकरण प्रयोगों के जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, इसी को मेंडलवाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। और 6 जनवरी 1884 को